नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव क्लासेस ली जा रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राधा कमल मुखर्जी, सामाजिक पारिस्थितिकी। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आप सभी से सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा, जो कि राधा कमल मुखर्जी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, उस पर अपनी बात कहूँगी। राधा कमल मुखर्जी मुख्यतः मूल रूप से अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1945 में सोशल इकोलॉजी पुस्तक लिखी। उनकी बहुत सी पुस्तकों और लेखों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर निकटता लाने का प्रयास किया गया है। सोशल इकोलॉजी पुस्तक में भी आपने अर्थशास्त्र के साथ साथ जीव विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थिति विज्ञान के अनेक उदाहरण देकर इनमें परस्पर संबंधों तथा निर्भरता पर भी प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में 15 अध्याय हैं और सभी में ये बताने का प्रयास किया है कि सोसाइटी और इकोलॉजी का परस्पर संबंध होता है। आपने पुस्तक की भूमिका में विस्तार से पारिस्थितिकी एवं समाजशास्त्र के परस्पर संबंधों, अंतर तथा परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि सामाजिक पारिस्थितिकी अवधारणाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना और ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का विकास करना रहा है जिसके द्वारा सामाजिक पारिस्थितिकी को नवीन, प्रकार्यात्मक तथा परिमाणात्मक समाजशास्त्र का आधार बनाया जा सके। मुखर्जी के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन की भौतिक इकाई क्षेत्र होता है। क्षेत्र एक प्रकार से व्यक्तियों का पारिस्थितिकी समूह, एक आर्थिक ढांचा और सांस्कृतिक व्यवस्था है और इसी से एक समाज का निर्माण होता है और समाजशास्त्र की भौतिक इकाई क्षेत्र होती है। आपकी मान्यता है कि प्रदेश, जनसंख्या और समाज 3 पृथक कारक नहीं हैं। ये परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक स्वाभाविक प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं। प्रत्येक को एक दूसरे के संदर्भ में समझना चाहिए। अर्थात सोशल इकोलॉजी में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि प्रदेश, जनसंख्या और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें एक स्वाभाविक प्राकृतिक संतुलन होता है। इसी से इनको एक दूसरे के संदर्भ में समझा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे सामाजिक पारिस्थितिकी के क्षेत्र की। सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र मानव की सामाजिक संरचनाओं और कार्यों का व्यवस्थापन, प्रदेश, व्यवसाय और समाज की अंतःक्रिया की प्रक्रियाओं, पर्यावरण के प्रकार्य और जीव के समाजशास्त्रीय समकक्ष जिनसे सभी सामाजिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं का अध्ययन करना होता है। अर्थात सामाजिक पारिस्थितिकी में हम सभी समाज में होने वाली घटनाओं, संरचनाओं, कार्यों का अध्ययन करते हैं जिससे कि समाजशास्त्रीय समकक्ष जिन घटनाओं को माना जाता है। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जिनके बारे में राधा कमल मुखर्जी ने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात की है। पहली अवधारणा हम यहाँ ले रहे हैं सामाजिक पारिस्थितिकी। मुखर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत स्थान, व्यवसाय और समय, व्यक्तियों और समूह की प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्थापन और उत्तराधिकार की प्रक्रियाओं के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सोशल इकोलॉजी में, सामाजिक पारिस्थितिकी में व्यक्तियों के अंतर्गत जो भी संबंध बनते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, सहयोग होता है, उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
सामाजिक पारिस्थितिकी समाज को मानव की जनसंख्या वृद्धि के प्रति भी अनुक्रिया मानती है और श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन की पहल एवं सुधार करती है। अगली अवधारणा है मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। फर्स्ट थी सोशल इकोलॉजी, जिसमें सामाजिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत समूह और व्यक्तियों की जो प्रतिस्पर्धा है, सहयोग, संघर्ष की बात की जाती है। और ह्यूमन इकोलॉजी में सामाजिक पारिस्थितिकी पर्यावरण से संबंधित मानव के व्यवस्थापन के स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन करती है। मानव पारिस्थितिकी, इसकी दो शाखाओं के बारे में राधा कमल मुखर्जी ने बात की है, सम पारिस्थितिकी एवं स्व पारिस्थितिकी। सम पारिस्थितिकी, सामुदायिक पारिस्थितिकी, सिन इकोलॉजी। मानव पारिस्थितिकी के समुदाय पक्ष को सामुदायिक पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसमें पर्यावरण संबंधी कारकों का प्रभाव समुदाय पर तथा समुदाय का पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। और स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी। स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अर्थात समुदाय पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी में समुदाय का पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है और स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी में व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इनकी अगली अवधारणा है व्यावहारिक पारिस्थितिकी। व्यावहारिक पारिस्थितिकी सामाजिक पारिस्थितिकी का वह पक्ष है जो जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशु जगत के पारिस्थितिकी संतुलन के साथ कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशु जगत के पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन किया जाता है, कारण प्रभाव संबंध को देखा जाता है। एक उन्होंने अध्ययन की इकाई मानव प्रदेश कहा। मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन की इकाई मानव प्रदेश को माना है। आपने कहा है कि मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है, क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों, पौधे, पशु और निर्जीव पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अध्ययन की इकाई मानव प्रदेश है। जिस जगह पर व्यक्ति रहता है, उसके आसपास के पर्यावरण, उसके संबंधों के साथ जो अध्ययन किया जाता है, उसी को मानव प्रदेश की अवधारणा उन्होंने दी है। अब वे बता रहे हैं सामाजिक पारिस्थितिकी के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो सामाजिक पारिस्थितिकी के उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है: अनुकूलन, संगठनात्मक संबंध और संतुलन को मापना। फर्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ अनुकूलन। मुखर्जी, अडेप्टेशन जिसे कहते हैं, मुखर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी का प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य मानव और मानवीय संस्थाओं का एक विशिष्ट प्रदेश के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता करना होता है। हम जिस भी समूह में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उसके साथ जो हमारे अडेप्टेशंस हैं, जिनके साथ में हमारी अनुकूलन की जो प्रक्रिया है, उसका पता लगाना सामाजिक पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण कार्य है। सेकंड है संगठनात्मक संबंध। मानव की क्रियाओं को संगठित करने वाली कुछ शक्तियाँ होती हैं और सामाजिक पारिस्थितिकी का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हम उन संगठन करने वाली शक्तियों का पता लगाएं, जिनसे कि समुदाय में, सामाजिक पारिस्थितिकी में मानव समूह के संगठन का पता चलता है। और इसका नेक्स्ट कार्य है संतुलन को मापना। एक प्रदेश विशेष में मानव एवं अन्य सजीव और प्राकृतिक कारकों में परस्पर दबावों का अध्ययन करके संतुलन की स्थिति को ज्ञात करना सामाजिक पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको कि सामाजिक पारिस्थितिकी के 3 महत्वपूर्ण कार्यों में है अनुकूलन, संगठनात्मक संबंध और संतुलन को मापना। अब हम
हम बात करेंगे पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन, इकोलॉजी एंड अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इसका महत्वपूर्ण कार्य राधा कमल मुखर्जी ने माना है और ये देखा है कि मानव कैसे अपने समुदाय के साथ, अपने पर्यावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित करता है। मानव को परिस्थिति के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। हालांकि मानव ने प्राकृतिक जो उसकी प्रकृति है उस पर काफ़ी नियंत्रण कर लिया है, पर फिर भी आज भी प्रकृति को पूर्णतः नियंत्रित करना संभव नहीं है। और मुखर्जी का यही मानना है कि प्राकृतिक अवस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से समझा जा सकता है। जब तक हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं तब तक हमारा उसके साथ संतुलन बना रहता है। पूर्व में पर्यावरण के अध्ययन के लिए उन्होंने टोटम का भी अध्ययन किया था। आदिम समाज में एक प्रथा टोटम प्रचलित थी जिसमें कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधों, पशुओं का पूजा की जाती थी और उनको पवित्र माना जाता था, इसीलिए उनके साथ में हमारे संबंध अच्छे थे। मुखर्जी ने पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि व्यक्ति को आज भी इनके साथ अनुकूलन करना पड़ रहा है। मुखर्जी ने धर्म, जादू, प्रथा, परंपरा और विश्वास आदि सभी पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया है और बताया है कि ये सभी मानव को प्रभावित करते हैं और उसके संतुलन की स्थापना में प्रभाव डालते हैं। मुखर्जी ने परिस्थिति की अवस्थाओं एवं शक्तियों के साथ मानव के अनुकूलन की 3 स्तरों की चर्चा की है। प्रथम, प्राचीन समय में ज्ञान विज्ञान का विकास कम था, अतः उस समय लोग पर्यावरण पर बहुत अधिक निर्भर थे क्योंकि प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह से प्रकृति को उन्होंने नियंत्रित नहीं किया था बल्कि प्रकृति उन पर नियंत्रण करती थी। इसके पश्चात व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ तार्किक और क्रमबद्ध अनुकूलन कर लिया और आधुनिक काल में पर्यावरण को मानव का सहयोगी माना जाता है। व्यक्ति जन कल्याण के लिए पर्यावरण का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिस्थिति की जो अवस्थाएं हैं, शक्तियां हैं, उनके अनुकूलन की 3 स्तर हैं: प्राचीन काल, बीच का काल और आधुनिक काल, जिसमें प्रकृति मानव की सहयोगी बन गई है। समाज में कई तरह की पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं होती हैं, इस पर भी राधा कमल मुखर्जी ने प्रकाश डाला है और उन्होंने 7 पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया है और उसमें फर्स्ट है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भूगोल में कुछ भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जो जनसंख्या के वितरण और स्रोतों को संसार में नियंत्रित करते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या कहाँ किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। अर्थशास्त्र ने भी इसके ज्ञान में बड़े उद्योगों, व्यापारिक संस्थाओं एवं बाजार के स्थानीयकरण के कारणों, आधुनिक संचार और यातायात के साधनों के प्रकारों को किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या के संकेंद्रण का नियंत्रण माना गया है। उन्होंने ये माना है कि जैसे जैसे व्यापारिक संस्थाओं में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, उद्योगों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे जनसंख्या के वितरण में भी परिवर्तन आता है। पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में सेकंड है श्रम का विभाजन। मानव समाज में श्रम का विभाजन आयु, लिंग, प्रजाति और वर्ग और व्यक्तियों की भिन्न भिन्न क्षमताओं पर आधारित होता है। मानव समुदायों में रुचियों की भिन्नता एवं क्षमता तथा आविष्कारशीलता के कारण श्रम का विभाजन बहुत अधिक विस्तृत, बहुत अधिक रुचिबद्ध और बहुत अधिक परिवर्तनीय हो गया है। जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है, उसी क्रम में श्रम का विभाजन भी बढ़ता जाता है। सरल समाजों में श्रम विभाजन केवल लिंग के आधार पर पाया जाता था
और समाज में जटिलता की वृद्धि से श्रम विभाजन में कई सारे आयाम जुड़ते चले गए। अगला इसका कारक है गतिशीलता। गतिशीलता या मोबिलिटी। मोबिलिटी का नियम जीवों एवं मानव जगत में हमेशा रहा है। इसके अंतर्गत शक्तिशाली केंद्र में रहते हैं तथा कमजोर बाहर की बस्ती की ओर ढकेल दिए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक पारिस्थितिकी प्रभावी जाति, वर्ग, प्रजाति आदि से भौगोलिक गतिशीलता का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग। मुखर्जी, जीव वैज्ञानिक गोस एवं हल्डेन ने जीवों में परस्पर संघर्ष, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा पर नवीन तथ्य एवं विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि मानव समाज में प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका अध्ययन पर्यावरण या पारिस्थितिकी के संदर्भ में करना आवश्यक है। कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक विकास भी नहीं होगा। अगली अवधारणा है स्तरीकरण। मुखर्जी के अनुसार प्रत्येक समुदाय में प्रतिस्पर्धा और सहजीवन के द्वारा एक या एक से अधिक प्रभुत्व जातियां बन जाती है। स्तरीकरण के द्वारा प्रत्येक श्रेणी या वर्ग के जीवों या मानव समुदायों में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जाता है और स्तरीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिस्थितिकी, गतिशीलता या तेजी से एक क्षेत्र में अन्य सामाजिक खंडों का प्रवेश। इस प्रकार सामाजिक पारिस्थितिकी में स्थान, व्यवसाय और समय के आधार पर व्यक्तियों एवं समूहों के पारस्परिक संबंधों का विशेष महत्व है। समय के साथ स्तरीकरण में भी वृद्धि होती जाती है। उत्प्रवास, जनसंख्या नियंत्रण, उत्पादन में विकास महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कारक हैं जो कि सामाजिक स्तरीकरण को नियंत्रित और संचालित करते हैं। अनुक्रमण एवं आक्रमण, सक्सेशन एवं इन्वेशन। सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण की व्याख्या और मापन किया जाता है। सक्सेशन नवीन सामाजिक व्यवस्था के विकास और आक्रमण की गति को मापा जाता है और देखा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण किस प्रकार किए जाते हैं, किस प्रकार होते हैं। और नेक्स्ट अवधारणा है सामाजिक संतुलन। मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक संतुलन की प्रक्रिया को भी समझाया है। उन्होंने सामाजिक संतुलन को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया है। समाजशास्त्र सामाजिक संतुलन को जैविक एवं आर्थिक संतुलन के साथ साथ संस्थाओं की समरसता और मानव के विभिन्न आवेगों, रुचियों, मूल्यों, सद्गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार देखता है। समाजशास्त्र सामाजिक संतुलन को सामाजिक समरसता और परिस्थिति, संपत्ति, स्वतंत्रता एवं नियंत्रण के वितरणों में न्याय के आधार पर व्यक्त करता है। ये माना जाता है कि जब समाज में संतुलन बना रहेगा तब ही समाज में विकास होगा। मुखर्जी द्वारा इस प्रकार से पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण पक्षों पर समाज, आर्थिकी, पर्यावरण, व्यक्ति, जीव, पेड़ पौधों आदि के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है। उनका मानना था कि समाज ने हमेशा मानव की जैविक इच्छाओं और पर्यावरण में संपत्ति, परिस्थिति, स्वतंत्रता और नियंत्रणों की संस्थाओं द्वारा संतुलन बनाया गया है। सामाजिक सहयोग, परिस्थिति, संपत्ति और नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आवश्यकताओं और सीमित साधनों के मध्य संतुलन बनाए रखा जाता है और इसके द्वारा आर्थिक रुचियों और समाज कल्याण तथा न्याय में भी संतुलन बनाए रखा जाता है। सामाजिक पारिस्थितिकी में मुखर्जी के द्वारा समाज और पर्यावरण के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ये देखा गया है कि मानव समूह वितरण, संतुलन और
सामाजिक संतुलन पर निर्भर करते हैं। इन दोनों के आपसी तालमेल से ही समाज को समझा जा सकता है और पर्यावरण को समझा जा सकता है। समाज में जैसे जैसे जटिलता बढ़ती गई है, उसका पर्यावरण के साथ भी संबंध परिवर्तित होता गया है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और राधा कमल मुखर्जी की दी गई महत्वपूर्ण अवधारणा सोशल इकोलॉजी को हमने समझने का प्रयास किया। समुदाय पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, उनकी कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। थैंक यू सो मच।